फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कैसे आप फाइनेंस को मैनेज करते हो। सिंपल लेमन लैंग्वेज में फाइनेंस को मैनेज करना इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस देन? फाइनेंस का मतलब क्या होता है? मनी मतलब जो तुम्हें काम बोरो करना है, जो तुमको काम करना है कंपनी में के लिए। ओके, और जब भी बोरो करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कितने सारे वे हैं जहाँ से बोरो कर सकते हैं मनी को। बताओ, व्हाट आर द एवेन्यूज जहां से आप मनी बोरो कर सकते हो? हाँ, पब्लिक से ले सकते हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और कमर्शियल बैंक से ले सकते हैं, और डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं, और इक्विटी शेयर प्रेफरेंस। एक शेयर इशू करके इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स कर सकते हैं। तो द थिंग इज, पहले मुझे जानना पड़ेगा कि मैं कौन सा मेथड में मतलब फंड चाहिए मुझे। अगर मैं बैंक से लोन लूंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा हर साल, हर साल या हर मंथ जैसे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैं पब्लिक से लोन लूंगी तो पब्लिक को भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैं पब्लिक को ओनर बना देती हूँ ना, इससे अच्छा पब्लिक को अगर मैं ओनर बनाती हूँ तो क्या होगा? मुझे कुछ भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, बट मुझे प्रॉफिट का शेयर देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? प्रॉफिट का शेयर देना पड़ेगा, उसे क्या बोलते हैं? एक टर्म नाम बताओ प्रॉफिट शेयर का मतलब। अगर मैं किसी से प्रॉफिट को शेयर करूंगी तो क्या टर्म बोलते हैं उसे? सुना है टर्म को? प्रॉफिट शेयरिंग को? एनीवन? डिविडेंड। हाँ हाँ। प्रॉफिट देने का मतलब है पब्लिक को डिविडेंड दे देना होता है। ओके, ठीक है ना? अगर मैं डिविडेंड देने की बात हो ही रही है तो मेरे पास दो तरीके हैं, मैं ओनरशिप दे सकती हूँ। जो मेरा इजी ओनरशिप हो सकता है, इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स भी है। प्रेफरेंस शेयर्स सुना है नाम पहले? क्या करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स? ओनरशिप इन इन पब्लिक। नो, दे आर द ओनर। सबसे पहले उन लोग को मनी वापस। राइट, दे आर द ओनर, बट दे डोंट हैव एनी वोटिंग राइट नॉर्मली। They don't have any voting right, but they are the owner. They will get the preference dividend before equity shareholders. बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड बोलते हैं, दैट इज फिक्स परसेंटेज होता है। ओके, 12%, 13%, बट लेस देन इक्विटी शेयर होल्डर। अगर कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बहुत मिनिमम अमाउंट में दे दो डिविडेंड, और फिर इक्विटी शेयर होल्डर पूरा प्रॉफिट एंजॉय करें। क्यों पूरा प्रॉफिट एंजॉय करें? रेसिडुअल इनकम जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। क्यों? क्यों? दे आर द एक्चुअली ओनर ऑफ द बिजनेस। ओके, और उनको रिस्क भी ज्यादा मिल लेना पड़ता है, इसलिए वो सारा प्रॉफिट वो एंजॉय करते हैं। ओके, तो एक छोटा सा कंसेप्ट बता रही हूँ, हर क्लास में इसमें जरूरत पड़ेगा। और उसमें एक दूसरा मार्कर है मेरा, तो देख पाऊंगी इसमें ना? ना नहीं ना? ओके ठीक है, मैं इसमें देख लेती हूँ। मैं ही टेस्ट करती हूँ। इसमें देखोगे आप, जैसे कि कंपनी की प्रॉफिट होती है, उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं पता है? EBIT। समझे? क्या बोलेंगे उसको? ईबीआईटी। EBIT का फुल फॉर्म? EBIT का फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर, ये लर्न कर लेंगे हम। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहाँ पे भी EBIT बता रहे हैं। सारे को व्हाइट बोर्ड ले लिया ये तो, देख रहे हो? यहाँ पे भी लिख सकती हूँ मैं। ओके छोड़ो, फिर उसी में करती हूँ। पेन का स्टाइल भी चेंज हो गया इसका। तो सिलेक्शन नहीं करने दे रहा है। पॉज कर दूँ? और सिलेक्शन अलग ही पेन हो गया मेरा, देख रहे हो?
कोई नहीं मैं फिर से बोल दूंगी वो वाला पार्ट को। मैं फिर से बोल दूंगी और क्या। ओके ठीक You can pour out your anger. It's fine. है। अच्छा तो मैं यहाँ तक अभी जो मैंने पढ़ा है वो क्या बताया है कि आप कहाँ से एवेन्यूज कौन से सोर्स से फंड्स लोगे और उस फंड को लेकर मैक्सिमम फंड कैसे प्रोक्योर करना है और उसका मैक्सिमम कैसे यूटिलाइजेशन करना है। बिकॉज मैंने इसमें बताया यूटिलाइजेशन का दो वे होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल होता है, दूसरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल का मतलब है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना। ओके ये बताया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। ठीक है ये नॉट रिक्वायर्ड ये सारे पॉइंट। अच्छा आपको कितनी फंड की जरूरत है ये सब जो एग्जाम है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, राइट। ये सबसे पहले क्या है, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स एसेट ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल अब कैपिटल बजटिंग, अब सर टर्म्स क्लियर हो रहे हैं। फिक्स जब भी वर्ड होगा तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन टू इन्वेस्ट अ सम ऑफ 100 crores in a fixed asset would raise the size of fixed asset blocks by this amount. Okay तो सबसे पहले आपको कितना फंड की जरूरत है। मैं इसमें पॉइंट देती हूँ, क्या क्या हेडिंग था इसका, इसकी हेडिंग क्या थी बच्चे। यहाँ हूँ ना, ऑलमोस्ट फाइनेंशियल एस्पेक्ट बीइंग अफेक्टेड कुड बी, मतलब क्या क्या फैक्टर्स ही है ना इसमें बता रहे हैं, एग्जांपल्स बता रहे हैं। ठीक है चलो। तो आप यहाँ पे बताए गए सबसे पहले फिक्स बजटिंग कैपिटल बजटिंग के बारे में कि 100 करोड़ का आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे रेज करना है। नेक्स्ट क्या है, कितना करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। ओके अब करंट एसेट्स का मतलब क्या है बच्चे, करंट एसेट का मतलब क्या है, वर्किंग कैपिटल। पता है तुम्हें। अब वर्किंग कैपिटल हमने समझा था क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, रिक्वायरमेंट होता है ना। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स रिक्वायर्ड। ओके ठीक है करंट एसेट्स रिक्वायरमेंट ग्रॉस, मैं एक और वर्ड लिख देती हूँ, ग्रॉस करंट एसेट रिक्वायरमेंट। क्योंकि नेट करंट एसेट जब होगा, नेट बोलेंगे तो उसको बोलेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल उसका फॉर्मूला होगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। लर्न कर ले रहे हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आपको डे टू डे काम करने के लिए करवाने के लिए आपके पास पॉकेट में कितने पैसे हैं और कितना पेमेंट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स पॉजिटिव होना चाहिए, पैसे ज्यादा होने चाहिए। ठीक है ना, ज्यादा पैसे बहुत ज्यादा पैसे आइडल कैश होगा, फिर से मैं बोल रही हूँ लॉस का होगा। इसलिए बहुत सोच समझिए, जैसे कि बोलते 2:1 रेशियो माना जाता है करंट रेशियो का। अच्छा 2:1 का मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास 1 रुपए की लाइबिलिटी है, जरूरत पड़ रही है डे टू डे काम के लिए, आपके पास हर रोज पॉकेट में 2 रुपीज रहने पड़ेंगे। ये हो गया आइडियल कैश रिक्वायरमेंट, आइडियल करंट रेशियो। ओके करंट एसेट का रिक्वायरमेंट। अच्छा with an increase in the investment of fixed asset there's a क्या commensurate increase in the working capital requirement। जितना जितना ज्यादा आपको फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट होगी आपको साथ साथ में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा ही होगी। ओके क्योंकि आप इतना गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो। The quantum of current assets is also influenced by the financial management decision. In addition, कितनी क्वांटिटी की जरूरत है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डिसीजन है। ओके कितना गुड्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो पहली बात है क्या बताया था इसमें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन में फिक्स कैपिटल कितना चाहिए, सेकंड कितना है वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए। ओके नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज्ड। कुछ करती है इसका साउंड घर को। अच्छा नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे बोला गया है ब्रेकअप ऑफ, ये वाला पार्ट ना कि ये बचा हुआ है लॉन्ग टर्म वाला शॉर्ट टर्म यूज, ये तो नॉर्मल ठीक है। ब्रेकअप और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट इक्विटी, तो ये बहुत सिंपल है। डेट इक्विटी का मतलब आपको या लोन लेना है या ओनरशिप देना है, तो ये वाला रिक्वायरमेंट हो गया, इसमें लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे, वही है डेट इक्विटी में, फिर से इक्विटी में अमाउंट ऑफ डेट, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सब बता रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल आइटम्स इन द पीएल अकाउंट लाइक इंटरेस्ट expense depreciation etc higher the amount of debt means higher the interest expense in the future। Similarly use of a higher equity means
higher equity may entail higher, which is a result of capital budgeting decision is likely to affect virtually all items in the P&L account of the business. क्या पॉइंट बताया समझ में? आप अगर डेट ऑप्शन जा रहे हो तो आपको एक फिनांस कुछ खर्च हमेशा देना पड़ेगा, लाइक एक्सपेंसेस है, ओके। एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डेप्रिसिएशन बेयर करना पड़ेगा, तो ये सब बहुत कुछ है। सो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यही बोला गया इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब मैं ऑब्जेक्टिव्स में आ रही हूँ। मेन जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है वो है मैक्सिमाइज करना शेयर होल्डर्स के वेल्थ को। और शेयर होल्डर्स के वेल्थ का क्या है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैक्स बढ़ाना है, ठीक है। विच इज रेफर टू द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट। ताकि देखो मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर्स बढ़ाते रहना। जितना अर्निंग अवेलेबल रहेगा, मैंने वो पॉइंट बताया नहीं, क्या था? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अगर बोलती हूँ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करती हूँ, तो आता है अर्निंग पर शेयर। ये सारे टर्म याद रखो धीरे धीरे। अर्निंग पर शेयर, ओके। अर्निंग पर शेयर और मार्केट प्राइस पर शेयर, इस ये दोनों टर्म होते हैं रिलेटेड होते हैं। तो वही बताया कि आप मार्केट प्राइस कैसे कंपनी का बढ़ेगा, उस पे शेयर होल्डर लोग फोकस रहते हैं। ओके, क्लियर है? ये रीडिंग करना, बट उतना कुछ पॉइंट उसमें देखना। ये रहा, यहाँ से। The objective of financial management is to maximize the current price of equity, that is market price of the company, or to maximize the wealth of the owners of the company, that is the shareholders. Okay, दोनों more or less similar point है ना, इक्विटी शेयर का प्राइस बढ़ना। Therefore, when the decision is taken about the investment in a new machine, the aim of financial management is to ensure the benefits from the investment exceeds the cost. जो benefits, ये क्या बता रहे बच्चे? This is called capital budgeting. जो भी मैंने बताया कि आप जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, आउटसोर्स 10 लाख का मैंने एग्जांपल बताया ना, और आपका जो इनफ्लो आ रहा है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए जो आउटफ्लो हो रहा है। 0 ईयर में एग्जांपल थे ना, 0 ईयर में 10 लाख जा रहा है और आपको 5 साल लग रहे हैं रिकवर करने में, या उससे मतलब 5-6 साल, उसके बाद देखो पूरा प्रॉफिट है। 5 साल में अगर तुमने 10 लाख कवर कर लिया, उसके बाद तो और ज्यादा प्रॉफिट आएगा ही ना। तो वही बता रहे हैं इसमें, इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स जो है, बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स द कॉस्ट। बेनिफिट्स बता रहे हैं, बेनिफिट्स जो अर्निंग होगी वो कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है? और अगर जब आप प्रोक्योर कर रहे हो फंड को, तो आपका एम होना चाहिए रिड्यूस करना कॉस्ट को, ठीक है। कॉस्ट को रिड्यूस करने का मतलब क्या है? कंपनी का अगर गुडविल बना के रखते हैं बहुत, तो आपको अंडरराइटर उतना नहीं अपॉइंट करना पड़ेगा, वो पता है कि सेल हो जाएंगे शेयर्स। ओके, कॉस्ट कैसे मिनिमाइज किया जाए उसको प्रोक्योरमेंट करने। उसके बाद तो शॉर्ट टर्म, मेजर हो या माइनर हो डिसीजन, इसमें सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल बचपन से सुनती आ रही, बचपन से मतलब जब मैंने क्लास किया था, कि एक सर एग्जाम्पल देते थे, कोई फॉरेन में था फैक्ट्री, इसमें से एक जगह कंपनी का एक एक ड्रॉप ऑयल ड्रॉप कर रहा था। अब इतनी काम चल रहा है, तो एक एक ड्रॉप ऑयल का अगर जा रहा है तो क्या ही फर्क पड़ता है। मैनेजर्स आए, वो उसको एक वो जो ड्रॉप था वो उसको ठीक करवाया, और दे सेव 1 करोड़ रुपीज इन अ ईयर। मतलब उसमें कम लगा, ठीक है। अभी एलपीजी एलपीजी बहुत चल रहा है, हाँ। सब उसमें टेंशन, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों के पास ऑफकोर्स एक एक तो एलपीजी एक्स्ट्रा रहता ही होगा ना, आराम से कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। और नहीं तो दुनिया जो करेगी वही करना, इतना इतना पैनिक करके ना वो और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहिए। जैसे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ ऑप्शन तो आते ही रहेंगे, है ना। वैसे भी तो सुना ना कि ईरान वापस से एलपीजी दे दे रहा है तुरंत। और सोचो, ऐसा कभी सुना है तुमने? वॉर चल रहा है, वॉर के बीच में हमारे पास आएगा एलपीजी सब, आ रहा है, किंतु क्या है रीजन, क्या है इसका? पढ़ा है न्यूज? न्यूज डिप्लोमेसी। एक वो उनका दोस्त बोल तो रहे, 2 वॉरशिप है इंडिया में है,
बस होता रहता है ना, हर जगह रखते हैं प्रोटेक्ट, तो वो प्रोटेक्शन बोले कि हम नहीं देंगे अगर आपने स्टॉप किया हमारा ऑयल। भिजवा देना, भिजवा देना। जयशंकर डिप्लोमेट जो है। এগুলো সব আছে, হ্যাঁ, অল্প অল্পতে আছে, বাট আমি তোমাকে তোমার টপিকটাও কভার করে দেবো। ও ভাই ये कैसे बैठ रहा है। সোহম সত্যি তোমার বোর হয়ে যাচ্ছে, তুমি টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছে, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। यहाँ से पॉइंट को इंट्रोडक्शन में लिखना है, सब पढ़ना है, सुनो लिसन एवरीवन। ऑल दोज एवेन्यूज, एवेन्यूज का मतलब है सोर्स जहां से आपको फंड लेना है, ऑल दोज एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट, मोड्स ऑफ फाइनेंस, ओके, ways of handling various components of working capital must be identified, which will ultimately lead to an increase in the price of equity shares. It can happen through the efficient decision making. The decision making is efficient if out of the variable available alternatives, best alternative is chosen selected. ठीक है, डिसीजन लेने के लिए कब जरूरत पड़ता है बच्चे, जब आपके पास मोर देन वन अवेलेबल ऑप्शंस है, मोर देन वन, है ना। आपको पता है कि एक काम को इस तरह से करना है तो उसमें डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। डिसीजन दो टाइप, दो तरह के हो, दो 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 समय में लेने की जरूरत है, जब आपके पास अवेलेबल ऑप्शन बहुत हो, और जब आप फ्यूचर के लिए देखते हैं, है ना, पास्ट में डिसीजन नहीं लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिनेंशियल डिसीजन फर्स्ट पॉइंट है। क्या है, इट मीन्स सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव और द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव। The finance function therefore is concerned with the three broad decision. ये है financing decision का कि आपको चॉइस करना है कौन बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। ओके, नाउ अच्छा, तीन डिसीजन है, इसमें बोला नहीं है शुरू में, बता रहे, एक है फाइनेंस डिसीजन, एक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और थर्ड वन है डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंस डिसीजन कहाँ से आप प्रोक्योर कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो फंड को कहाँ आप दे रहे हो, और डिविडेंड डिसीजन में कितना प्रॉफिट का शेयर आप दे रहे हो। ओके, आई थोड़ा वाटर देना। नाउ investment decision, firm has to choose where to invest these resources so that they are able to earn the highest possible return for their investors। ठीक है, ये मेन चीज है। आपने पैसे तो ले लिए, अब कहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे जहाँ पे मैक्सिमम उसको रिटर्न। अब कहाँ पे इन्वेस्ट का मतलब समझ रहे हो कि कम, अगर आपका बिजनेस ही है तो आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर आप रेवेन्यू दे पाओगे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों हो सकता है। लॉन्ग टर्म को कैपिटल बजटिंग बोलेंगे, राइट, लॉन्ग टर्म को कैपिटल बजटिंग बोलेंगे, यहाँ पे बोला गया पॉइंट। और फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल नई मशीन को देखो, वही चीज है जो मैंने समझाया, देखो नई मशीन टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग, और एक्वायरिंग न्यू एसेट्स, ओपनिंग न्यू ब्रांच एक्सेट्रा, these are called capital budgeting। ओके, the size of the asset, profitability, and competitiveness are all affected by capital budgeting decision. Moreover, these decisions normally involve huge amount of investment and are irreversible। पढ़ो तो।
हंस क्यों रहे? आपने बोला था ये याद आया। पढ़ो पढ़ो, रीडिंग करो। रीडिंग करो। Irreversible except at a huge cost. Therefore, once made, it is often almost impossible for a business to wriggle out of such decisions. Therefore, they need to be taken with utmost care. These decisions must be taken by those who understand them comprehensively. A wrong capital budgeting decision normally has the capacity to severely damage the financial fortune of a business. Short-term investment decision, also called working capital. बस वेट। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने पहले ही भी समझा दिया। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है? करंट एसेट्स, मेनली करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स क्या क्या है, कोई बताएगा? स्टॉक। और कोई करंट एसेट्स का मतलब? Cash in hand. बट इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगा ना, तो अच्छा। कैश, कैश इन हैंड इज करंट एसेट। पेटी कैश अगेन सेम थिंग बच्चे, कैश। हाँ, डेटर्स। डेटर्स, रॉ मटेरियल, स्टॉक। हाँ, स्टॉक देयर आर थ्री पार्ट्स, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड एंड वर्किंग प्रोग्रेस। WIP, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है सेमी फिनिश गुड्स होता है। ओके, तो स्टॉक ही मेन है। तो यहाँ पे स्टॉक में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए बोला गया, ठीक है ना। तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के लिए बोल गया, और लॉन्ग टर्म में एसेट्स, फिक्स एसेट पे बोला गया। मैंने सारे पॉइंट को कवर किए हैं, आपको ये पढ़ना है। और ये क्या करना है, डे टू डे वर्किंग के लिए चाहिए आपको। और आपको अफेक्ट क्या करते हैं, लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी। आपके पास इनफ पैसे होने चाहिए, सफिशिएंट पैसे होने चाहिए, तभी आप, अगर ऑर्डर ज्यादा मिलता है तो आप उसको कर पाओगे। डे टू डे वर्किंग के लिए का मतलब क्या, सपोज अभी तक आप 1 लाख का गुड्स प्रोडक्शन कर रहे थे, एक सेल्समैन गया, उसने अब 5 लाख और बना दिया। 1 लाख से 5 लाख, मतलब अभी 6 लाख का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। इनफ पैसे है कि नहीं, उस समय वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, वर्किंग कैपिटल का बता देते हैं सब कैसे होता है। आपको सबसे पहले आपने एक एस्टिमेट किया कि आपको सेल करना है, से 5 लाख का ऑर्डर मिला है, तो 5 लाख सेल हो रहा है, मतलब 6 लाख, 1 लाख पहले का अपना ऑर्डर रहता है, तो 6 लाख को सेल करना है। 6 लाख को सेल करने के लिए आपको कितना गुड्स मैन्युफैक्चर होना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पूछोगे आपके पास अवेलेबल गुड्स है कि नहीं। उन्होंने देखा हो कि भाई 1 लाख हमेशा पहले होता था, अभी 50,000 का गुड्स मेरे पास अवेलेबल है, फिनिश गुड्स। ना मुझे 5,50,000 जो है, 5,50,000 का गुड्स मुझे और मैन्युफैक्चर करना है। तो मैन्युफैक्चर करेंगे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या देंगे, मेरे पास रॉ मटेरियल है कि नहीं। अब रॉ मटेरियल देखेंगे कि रॉ मटेरियल के पास एनफ है कि नहीं। नहीं है तो क्या करेंगे, उन लोग बाय करेंगे। और ये बाय करने के लिए मुझे वर्किंग कैपिटल फंड चाहिए। अब आपने, तुमने ले लिया रॉ मटेरियल परचेस करने समय, आपने लोन ले लिया वर्किंग कैपिटल के लिए। ओके, कब पेमेंट करोगे, मैन्युफैक्चरिंग होगा, फिनिश गुड में कन्वर्ट होगा, आप उसको सेल करोगे, सेल करने के बाद उसको क्रेडिट पीरियड दोगे, ड्यू डेट का दोगे, 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड दोगे कम से कम। उसके बाद पैसे मिलेंगे तो आप वो रॉ मटेरियल के क्रेडिट्स को पे करोगे। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, ये सब पॉइंट बाद में हो सकता हो जाएगा। फैक्टर्स क्या क्या है, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या है बच्चे, शिवांगी? कैपिटल बजटिंग का मतलब किसका, कैपिटल बजटिंग आर्यन? बिजनेस में कितना है? लॉन्ग टर्म भाई, मैं वो जाना चाहती हूँ, लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्टमेंट। कैपिटल बजट लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्टमेंट करना है। और उसमें क्या क्या फैक्टर्स देखा जाएगा, देखो जो मैं समझाई हूँ पहले भी। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या बताया था, 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, दैट इज कैश फ्लो। ठीक है ना। when the company takes an investment decision involving huge amount, it expects to generate some cash flow over a period. These cash flows are in the form of a series of cash receipt and payments over the life of investment. The amount of these cash flows should be carefully analyzed before the considering the capital budgeting decision. इसमें मुझे क्या देखना पड़ेगा, present value of money। ओके, प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे एक टर्म बताया था, रिसीट, कैश रिसीट एंड पेमेंट। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो सिर्फ इनफ्लो ही आएगा। हर साल पूरा इनफ्लो, मतलब नेट इनफ्लो आएगा। इनफ्लो के साथ कुछ आउटफ्लो रहेगा ही, कुछ एक्सपेंस रहता ही है। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ इनफ्लो कुछ कैश आउटफ्लो, मतलब मेनली इनफ्लो रहता है। एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुझे इनफ्लो मिले। ओके, क्लियर है? ओके। और साथ में यहाँ पे आ गया रेट ऑफ रिटर्न। अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू जब देखती हूँ तो मुझे रेट ऑफ रिटर्न की जरूरत पड़ेगी। क्या पॉइंट है, देखो ध्यान से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ दिस प्रोजेक्ट। दीज कैलकुलेशन आर बेस्ड ऑन द
expected returns from each proposal and the assessment of the risk involved. Suppose अब ऐसे बनता है कैपिटल बजटिंग, तो तुमने प्लांट, दो प्लांट है ए एंड बी, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है और उसका इनफ्लो कितना आएगा, कंपेयर कर रहे हैं किसका इनफ्लो पहले आ जा रहा है। ये पहला एक ऑप्शन है, उसको बोलते हैं किसका इनफ्लो पहले आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर जिसका इनफ्लो पहले नहीं आ रहा है बट ह्यूज रिटर्न मुझे मिलता रहेगा, उसमें भी कर सकते हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया, बहुत कैपिटल बजटिंग कम से कम तुम्हारा 2-3 पेजेस का लग जाता है सम्स करने में। ओके, हायर क्लासेस में आपका है फाइनेंस में तो करोगे तुम। नाउ सपोज देयर आर टू प्रोजेक्ट्स, सपोज देयर आर टू प्रोजेक्ट्स। आप समझ रहे बच्चे, ये इजी चैप्टर नहीं है, सेक्शन बी में है। बहुत सारे स्कूल ये टफ वाले पार्ट को पहले कराने की कोशिश करते हैं। अब देखते तुम लोग, अगर मैं जैसे स्कूल स्टार्ट होने से पहले ये कवर कर ले रही हूँ डिफिकल्ट पार्ट। और शेयर्स वाला भी, शेयर्स वाले में डिफ, डिफ, मत सोचो, डरोगे नहीं। शेयर्स वाले में मैं पूरा प्रॉपर ही अब नेक्स्ट यहाँ पे कराऊंगी क्लास में, नो रिकॉर्डिंग कुछ नहीं, सिर्फ सम्स प्रैक्टिस करवाऊंगी। ओके, तो थोड़ा सा गो थ्रू करते रहना, देख लेना, बेसिक कंसेप्ट में पता होना चाहिए उसका। इसका बैटरी सब कुछ होगा अभी यार। इसको म्यूट कर दूंगी तो शायद नहीं आएगा ना आवाज, बट यहाँ के तो सुनिए। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, ए एंड बी, दो प्रोजेक्ट है ए एंड बी, मतलब मान लो मशीनरी वन मशीनरी टू। ओके, with the same risk involved बोल दिया है, with the rate of return is 10% and 12% rate of return है। the under the normal circumstances, देखो पॉइंट देखो, मुझे बाकी सब क्राइटेरिया को भी देखना पड़ेगा, बट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मैं क्या करूंगी, 12% में इन्वेस्ट करते हैं, यही बोला गया। ये आपको बेसिक इजी वाला पॉइंट बता दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या बचे, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्वमेंट। आपको कैलकुलेशन रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट, कैश फ्लो एंड रेट ऑफ रिटर्न के बारे में करने के बाद आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन को बताया इसमें, विच आर नोन एज कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। दिस टेक्निक्स आर अप्लाइड टू ईच प्रपोजल बिफोर सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ओके, नाउ ये है पहला पॉइंट था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन था ना। अच्छा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंस डिसीजन था ना, उसमें बोला गया था पहले, एक मैं देख लेती हूँ। इन्वेस्टमेंट फिनेंशियल डिसीजन था। अच्छा, फिनेंशियल डिसीजन में तीन डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और उसके बाद है फाइनेंस डिसीजन। ओके, और लास्ट में है डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे बता रहे डिसीजन अबाउट क्वांटम ऑफ फाइनेंस रेज्ड फ्रॉम द वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेस एंड एज वेल एज शॉर्ट टर्म सोर्सेज आर स्टडीड इन द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। कहाँ से आप रेज कर पाओगे, ये सब मैंने सब डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन में, वही सारे पॉइंट यहाँ पे होंगे। द मेन सोर्स क्या है बच्चे यहाँ पे, शेयर होल्डर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स का मतलब क्या है, इक्विटी कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग, उनका ही है। इसलिए वहां पे मैं लिखी हूँ अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर पहले। ओके, रिटेन अर्निंग। बोरोड फंड्स refers to the finance raised to the debentures or other form of debt. Okay, the firm has to decide the proportion of the funds to be raised from the either sources. जरूरी नहीं कि आप सिर्फ ओनरशिप दे दो, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ लोन लो, आप दोनों का कॉम्बिनेशन लोगे। और वो प्रपोर्शन, किस प्रपोर्शन में कौन से शेयर लेना है इन्वेस्टमेंट, सपोज आप बोल रहे 60% हम इक्विटी शेयर होल्डर से ले लेंगे और 40% डेट ले लेते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन चॉइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसलिए प्रपोर्शन वर्ड यहाँ पे बोला गया है, समझ में आया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल हैव टू बी पेड रिगार्डलेस, क्या है, रिगार्डलेस ऑफ, हाँ, वेदर और नॉट अ फर्म हैज अर्न प्रॉफिट, वो आपको देना ही पड़ेगा, लॉस हो तो भी आपको पेमेंट करना है। Likewise, the borrowed funds have to be repaid at a fixed time. The result of default on payment is known as a financial risk, which has to be considered by a firm likely to have insufficient shareholders to make these fixed payments. ठीक है, shareholders funds on the other hand involve no commitment regarding the payment of returns or the repayment of capital। मैंने कहा ना, आपको रीपेमेंट भी नहीं करना है, आप इक्विटी शेयर होल्डर से कैपिटल इन्वेस्टमेंट करा लिया, अभी जो तुम शेयर्स का सम्स कर रहे हो, आपको 1 लाख रुपीज की जरूरत पड़े, 1 लाख रुपीज ले लिया, वो आपको रीपेमेंट नहीं करना है।
বুঝতে পারছো শুভাঙ্গী? রিপেমেন্ট করতেই হয় না তো শেয়ার সেকেন্ডারি মার্কেটে যখন হয়ে যায় তখন বাই সেল হয়ে যায় সবার। ও পরে যদি করতে চায় কোম্পানি তো বাইব্যাক অফ শেয়ারস একটা হয় ওয়ে সেটা দিয়ে। ओके। क्या हुआ? अच्छा नेक्स्ट। A firm therefore needs to have judicious mix of both debt and equity in making financial decision which may be debt equity preferences ये वाला तो आप यहाँ से लिख दो ना a firm हटा दो इसको needs to be ऐसे पूरा ये पॉइंट को जरूर लिखना है ओके। कितना टाइम हो 6:22. रहा? हाँ ये कुछ टर्म्स है जो कवर कर रही हूँ मैं। इट इज नेसेसरी टू पे एसोसिएटेड रिस्क का मतलब बता रहे हैं इट इज नेसेसरी टू पे इंटरेस्ट ऑन डेट एंड रिडीम द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द मैच्योरिटी। ओके। आपको एक तो पहली बात है इंटरेस्ट पे करना है और उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट भी आफ्टर सम टाइम पेमेंट करना पड़ता है 5 years 10 years डिवेंचर्स को पेमेंट करना पड़ता है उसको क्या टर्म बोलते हैं पता है? रिडेम्पशन। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। और लोन रहेगा तो रिपेमेंट ऑफ लोन वर्ड बोलेंगे। There is no such compulsion to pay any dividend on equity shares. Thus, there is some amount of financial risk in debt financing. आपको डिविडेंड भी पे करना कंपलसरी नहीं होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को बट अगर नहीं पे करोगे तो उसका नाम खराब होता है। ओके कंपनी का नाम खराब और वहां पे नए इन्वेस्टर्स आएंगे नहीं। यहाँ पे एक पॉइंट है द ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क डिपेंड्स अपॉन द proportion of debts in the total capital. The fundraising exercise also cost something. This cost is called flotation cost. क्या है cost? फंड रेजिंग कॉस्ट। फंड रेज करने में जो कॉस्ट लगे उसे बोलेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है एमसीक्यू क्वेश्चन हो जा रहा है। यहाँ पे इस बंदे को डिसीजन लेना है देखो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ। फाइनेंशियल डिसीजन में हो गया डेट एंड इक्विटी क्या करना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है तीन है हाँ। तीन नहीं है बट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डेट एंड इक्विटी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है मेनली? बैंक्स। सिर्फ बैंक्स? इट इंक्लूड्स बैंक और बताओ। हम्म बैंक है। ही तो हुआ। फिर से आती हूँ एसबीआई। एसबीआई बोलती हूँ एलआईसी। एलआईसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एलआईसी। ओके। और डिविडेंड डिसीजन में देखो क्या करना है डिविडेंड एक एक और सिंपल पॉइंट में बता दिया टोटल है प्रॉफिट। प्रॉफिट में कुछ पार्ट को आपको रिटेन करना है फ्यूचर के लिए बाकी आप डिविडेंड दे सकते हैं। ओके। अभी फाइनेंशियल डिसीजन का पॉइंट है क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेगा सजेस्ट में बताने वाली हूँ जल्दी जल्दी। एटलीस्ट 10 पेजेस हाँ। 27 है ना एटलीस्ट 10 पेजेस 3 पेजेस मोर। बहुत फास्ट हो जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन में सबसे पहले होता है कॉस्ट कि डिफरेंट कौन से सोर्स से लोगे तो कितना खर्च आएगा राइट। ओके इसी पेज में हो ना। कॉस्ट के बाद क्या है बी में? कॉस्ट कितने रिस्क इन्वॉल्व है कितने फ्लोटेशन कॉस्ट है। रिस्क का मतलब क्या है भाई उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। कुछ भी हो प्रॉब्लम तभी भी पेमेंट करना पड़ेगा ऐसा भी हो सकता है फंड वो देखना है आपको। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब हायर फ्लोटेशन कॉस्ट लेस अट्रैक्टिव। सो अट्रैक्टिव सोर्स ज्यादा आपको इशू करवाने में खर्च लगेगा। जैसे कि आपको पता है टैक्स का ना टैक्स दो तरह के टैक्स होते हैं डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। सुना ना। जीएसटी क्या है इज एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और आपका इनकम टैक्स एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो पता है सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ से आता है गवर्नमेंट को डायरेक्ट है इनडायरेक्ट कहाँ से आएगा? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। डायरेक्ट टैक्स में आपको पता है इंडिया में सिर्फ 2 या 3% लोग टैक्स पे करते हैं इनकम टैक्स। 2 और 3% पे करते हैं। पे करना मैंडेटरी होता है। हाँ इनकम है तो पे करना पड़ता है। बट ओके घर में एक बार चाहिए। तो उसको 2% लोगों को मतलब करने के लिए बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को कॉस्ट पेयर करना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। उसमें रेवेन्यू उस हिसाब से नहीं होता वो रेट कर रहे हैं वो अलग बात है वो पॉलिटिकल रीजन होता है सब कुछ।
इनकम किंतु आराम से जीएसटी भाई आप पे करो। आप क्या क्या बोलोगे, कोई बहुत बड़े रिच कंपनीज के ओनर है वो भी वही पे कर रहे हैं जीएसटी, कोई रिक्शा पुलर है वो भी पे कर रहा है जीएसटी। समझे ना, हर कोई पे कर रहा है जीएसटी उस हिसाब से। अच्छा, ये डी पॉइंट है ना एबीसीडी के प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद क्या, कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो आएगा तो मे मेक डेट फाइनेंसिंग मोर वायबल। भाई आपको पता है कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे पैसे अच्छा से आ जाएंगे, भाई डेट में चले जाओ, क्यों, तो पैसे तो आ रहे हैं ना, টাকা যদি তুমি আসতে থাকে তো তুমি ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করতে থাকবে, আর তারপরে পুরো রিপেমেন্ট করে ইউ আর দ্য ওনার অনলি, রাইট, তুমি ওনারশিপ বাড়াবে না বেশি। नेक्स्ट है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। Fixed operating cost, if a business has high fixed operating cost, example building rent, insurance premium, salary pay करना है, it must reduce the fixed financing cost, hence the lower debt financing is better। आप चाहते हैं कि fixed cost रहे भाई मेरा, हमेशा इंटरेस्ट पेमेंट करना है, बहुत कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर रहेगा उसमें, तो आप क्या करोगे, आप लोअर डेट में जाओगे, क्योंकि आपको फिर से इंटरेस्ट भी तो पेमेंट करना है, आपको वो सैलरी पेमेंट करना है, नॉर्मली क्या है, सैलरी पेमेंट करना है, रेंट देना है आपको, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करना है, ये सारे हैं, उस पर आप इंटरेस्ट भी पेमेंट के लिए लेकर आ रहे हो। तो भाई इससे अच्छा कि आप लेस लेस डेट में जाओ, तो इसलिए लोअर डेट इज फाइनेंसिंग इज बेटर, क्योंकि फिक्स चार्जेस जो है वो रेगुलर बेसिस में बहुत ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट, कंट्रोल कंसिडरेशन, अगर आप चाहते हो भाई ओनरशिप डिवाइड नहीं करेंगे तो भाई हम डेट फाइनेंसिंग करेंगे, ওনারশিপ মানে ওনার্স বাড়াতে চাইছো তাহলে ঠিক আছে শেয়ারস ইস্যু করে দাও, वही है, ठीक है ना। डेट फाइनेंसिंग हैज नो सच इम्प्लीकेशन, कंट्रोल हमेशा रहेगा, कंपनीज अफ्रेड ऑफ टेक ओवर बिड वुड प्रेफर द डेट टू इक्विटी। ओके, नाउ स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, मार्केट है कैपिटल मार्केट का कैसा है, अगर कैपिटल मार्केट बहुत अच्छा रहेगा ना तो आप शेयर इशू कर लो, फुल में जा रहा है सब, जो भी कंपनी स्टार्ट करो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करवा लो। ओके, तो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर डिप्रेस मार्केट रहा तो फिर मे मेक इशू शेयर्स, इक्विटी शेयर डिफिकल्ट, राइट नाउ है ना, डिफिकल्ट। लास्ट डिविडेंड डिसीजन है, एट पेज में हूँ। डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, बार बार बताई हूँ, which is distributed to the shareholders, dividend, the decision involved here is how much the profit earned by the company after paying tax। मैंने वो जो बताया था ना आपको सीक्वेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट क्लास में भी पूछते रहोगे, जब भी कराऊंगी इस चैप्टर्स को मुझे चाहिए। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, ईट माइनस प्रेफरेंस डिविजन, डिविडेंड अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, फिर रिटेन अर्निंग, देन प्रेफरेंस, देन डिविडेंड, राइट। ओके, आफ्टर पेइंग टैक्स पे करना है, ये वाले में बताया है। अब डिविडेंड डिसीजन के बारे में पॉइंट बताया होगा, एक मिनट, यहाँ पे सारे पॉइंट मैंने डिस्कस किए, रिटेन करना है अर्निंग को फिर, हाँ। अब फैक्टर्स अवेटिंग डिविडेंड डिसीजन का मतलब देखते हैं क्या क्या है पहले। अमाउंट ऑफ अर्निंग, डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ द करंट एंड पास्ट अर्निंग, देयरफॉर अर्निंग इज मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिसीजन ऑफ अबाउट डिविडेंड, ठीक है। ऐसा है कि मान लो इस साल उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन लास्ट ईयर ह्यूज प्रॉफिट है, तो यू कैन पे डिविडेंड, और वो जरूरी है, डिविडेंड पे करते रहना, तो आपको एक क्या होता है, कॉन्फिडेंस रहता है उस लोगों का, ठीक है ना। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी अर्निंग, अगर आपका इनकम स्टेबल है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, द कंपनी हैविंग स्टेबल अर्निंग इज इन बेटर पोजीशन टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड। ओके, अच्छा स्टेबल का मतलब क्या है भाई, फिक्स्ड नो, नहीं, विथ सम अमाउंट ऑफ ग्रोथ, क्योंकि जब डिविडेंड दे रहे हो विथ सम अमाउंट ऑफ ग्रोथ, आप सेम डिविडेंड दोगे तो फिर लास्ट ईयर भी वही दे रहे हो, वही, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड सेम थिंग है कि रहना चाहिए, कंपनीज जनरली फॉलो अ पॉलिसी ऑफ स्टेबलाइजिंग डिविडेंड पर शेयर्स, द इंक्रीज इन डिविडेंड्स इज जनरली मेड व्हेन देयर इज अ कॉन्फिडेंस दैट their earning is potential has gone up and not just the earning of current year, earning potential has gone up मतलब मैं next year भी earn करते रहेंगे हम। okay, in the other words dividend per share DPS is not altered if the change in earning is small or seen in a temporary nature, ठीक है ना। मतलब अगर आपको स्टेबल पोटेंशियल लग रहा है तो अभी अर्निंग ठीक भी नहीं हो तो आप डिविडेंड ठीक ठाक दे सकोगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट डे आओगे ना, हाँ, पहले मैं इसमें कुछ डिस्कस, आप रीडिंग कर लेना, मैं पढ़ाने वाली नहीं हूँ, आप रीडिंग करोगे यहाँ पे आके, अभी घर से रीडिंग करके आओगे, मैं 10 मिनट इसके लिए दे रही हूँ।
कुछ डाउट होता है तो पूछोगे, ओके? क्योंकि फिर नेक्स्ट स्टेप होगा, मैं एक छोटा सा टेस्ट ले लूंगी, आप घर पे भी असाइनमेंट दे सकती हूँ करने के, टाइम नहीं है, ठीक है ना? छोटा सा असाइनमेंट रहेगा, क्वेश्चन। क्या हुआ अभी से, क्यों? अभी आरसीबी का मैच है तो सिर्फ उससे क्या, मैच देखोगे और लर्न करोगे, हाँ? बेकार टू। ऐसे मत बोलो तुम, क्यों बोल रहे हो बस? ओके, नाउ सॉरी, नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर। cash flow position. The payment of dividend involves an outflow of cash. Okay. The company may be earning profit but may be short on cash. Availability of enough cash in the company is necessary for declaration of dividend. अच्छा, आपने प्रॉफिट दिखा दिया कंपनी को, नेट प्रॉफिट आ गया, भाई पेमेंट प्रॉफिट करोगे ऐसा लगता है ना तुमको? प्रैक्टिकली नहीं होता, पेमेंट प्रॉफिट नहीं करते, पेमेंट जो बैंक में बैलेंस है उससे करते हो, है ना? प्रैक्टिकल क्या है भाई, पेमेंट बैंक, तो वही बता रहे भाई, कैश फ्लो, आपके पास कितना कैश है वही आप डिसाइड करो कितना डिविडेंड पे करोगे। कभी कभी होता है प्रॉफिट ज्यादा हो गया, प्रॉफिट कहाँ ऐड होगा? फाइनल अकाउंट में जाके शेयर होल्डर फंड्स या फिर कैपिटल से ऐड करते हैं, हाँ। बट पैसे कहाँ पे भाई, पैसे तो बैंक में है, तो बैंक में इनफ पैसे होने चाहिए, ओके? तो मे बी शॉर्ट ऑन कैश होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश चाहिए डिविडेंड के लिए, ओके? नेक्स्ट पॉइंट, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस. While declaring dividend, management must keep in the mind the preferences of the shareholders in this regard. If the shareholder in general desire that at least a certain amount of dividend, तो उनको देना ही पड़ेगा। वो चाहते हैं कि भाई डिविडेंड डिक्लेयर करे कंपनी हमेशा हर साल, तो वो डिविडेंड करना ही पड़ेगा आपको, ओके? सो दैट उनके पास एक रेगुलर इनकम रहे, उन लोग कंपनी से अब हट नहीं रहे हैं, रेगुलर इनकम के लिए करते हैं, ओके? क्लियर है? टैक्सेशन पॉलिसी. The choice between the payment of dividend and the retained earning is to some extent affected by the differences in the tax treatment of dividends and the capital gains. If the tax on dividend is higher, it is better to pay less by the way of dividend. पता है जो टैक्स डिविडेंड होता है उस पर टैक्स नॉर्मली कंपनी पे करती है और आपको नेट अमाउंट मिलता है। वही बता रहे हैं कि अगर हायर डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे जब टैक्स रेट जो होगा वो कम होगा। डोमेस्टिक जितनी भी कंपनीज होती है ना, मॉस्किटो बाइट कर चुकी, डोमेस्टिक जितनी भी कंपनी होती है ना वो लोग खुद ही पे कर देते हैं टैक्स, इसलिए डिविडेंड आपको फ्री ऑफ टैक्स रहता है। इसलिए क्या मत इसमें क्या है बच्चे, हायर ऑफ टैक्सेस, हाँ, डिविडेंड जो होगा लोअर हो जाएगा, लोअर ऑफ टैक्सेस डिविडेंड जो होगा हाई होगा। ना स्टॉक मार्केट रिएक्शन, जनरल व्यू क्या होता है इन्वेस्टर्स का, इंक्रीज हो गया भाई डिविडेंड में, गुड न्यूज, अच्छी कंपनी है, स्टॉक प्राइसेस भी उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे पॉजिटिवली। बट ये फैक्ट नहीं है, मुझे नहीं पता बुक में क्यों लिख रहे हैं, जिस जैसे डिविडेंड इशू होता है ना, नहीं तब नहीं होता है, जब आप डिविडेंड दे बोल रहे हो डिक्लेयर करते हो और एक डेट होता है रिकॉर्ड डेट बोल के, उस दिन आपके पास वो शेयर्स होते हैं, जैसे डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं ना कंपनी, वैसे सब लोग उस कंपनी का शेयर बाय कर देते हैं, रिकॉर्ड डेट तक रखते हैं बहुत लोग, और उसके बाद सेल कर देते हैं। तो आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड प्रैक्टिकल बता रही हूँ कि उसका शेयर का मार्केट जाता है। क्लियर है? अच्छा, सिमिलरली अ डिक्रीज इन डिविडेंड जो होगा मे हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। अब डिक्रीज तो नहीं कर सकते, डिविडेंड का जो रेट है जो अमाउंट है वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, इस हिसाब से बोला गया, ओके? एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, large and reputed companies generally have easy access to the capital market and therefore may depend less on the retained earning to finance their growth. अगर कैपिटल मार्केट का आपके पास अच्छा एक्सेस है, आप जब चाहो तब शेयर इशू करवा लो ना। रिटेन अर्निंग रखने से क्या होगा, रिटेन अर्निंग मतलब क्या है? आपके ही फंड पड़े हुए, तो आपको, अगर आपको अच्छा से शेयर मार्केट का एक्सेस है, आपको इजीली मिल जाएगा शेयर मतलब पैसे, तो आप शेयर इशू कर लो, रिटेन अर्निंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। द कंपनीज टेंड्स टू पे हायर डिविडेंड देन द स्मॉलर कंपनीज व्हिच हैव अ रिलेटिवली लो एक्सेस ऑन द मार्केट। लीगल कॉन्स्ट्रेंट, द सर्टेन प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट जो करता है वो पे आउट पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, आप चाहो भी तो अपने हिसाब से डिविडेंड नहीं इशू कर सकते, एक परसेंटेज, एक नॉर्मल परसेंटेज के अंदर ही डिविडेंड पे करते हैं।
मतलब अगर कुछ ज्यादा पे कर दे तो दाल में कुछ काला है, तो सब आ जाएंगे आपके, सेबी का गाइडलाइंस आ जाएगा सब। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट क्या है? while granting loans to a company, sometimes lender may impose, देखो ध्यान से, may impose certain restriction on the payment of dividend। अगर कंपनी को लोन मिलता है तो लोन का तो इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी है, तो जब आपको कंपनी लोन देती है तो आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन दे देती है कि नहीं आप इतना डिविडेंड नहीं पे कर पाए। ओके, डेट क्या है आज? 17। अप्रैल मार्च से, ठीक है। 26 तो पीछे होना, ठीक है, यहाँ तक रहेगा सब। मतलब कर ये रिवाइज कर लेना आप लोग। ओके, बाय बाय।